बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। आज 9 रमज़ान है। अल्लाह ताला हमें इसकी रहमतें समेटने की तौफीक दे। आज दो टॉपिक पे बात करते हैं। एक, स्टेट बैंक ने काफ़ी हैवी अमाउंट जो है वो डिस्पर्स की है कमर्शियल बैंक्स को, और दूसरा है एफबीआर ने जो इंडस्ट्रियल एमएसटी पैकेज आया है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जो है सर्कुलर इशू किया है वो है। तो पहले अगर हम स्टेट बैंक की बात करें तो पिछले लेस देन 15-20 डेज़ में सेकंड टाइम है कि 3 ट्रिलियन प्लस की जो अमाउंट है वो डिसबर्स की है कमर्शियल बैंक को, इन ल्यू ऑफ कि वो आगे गवर्नमेंट को के जो सकूक बिल हैं या टी बिल्स हैं वो परचेज़ करें और गवर्नमेंट को फाइनेंस करें। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। आईएमएफ का जो पैकेज था $6 बिलियन वाला, उसमें चूँकि गवर्नमेंट ने तय किया था कि स्टेट बैंक से डायरेक्ट जो है लोन नहीं लेगी, तो वो सारा फिर ज़ाहिर है कमर्शियल बैंक पे है। तो कमर्शियल बैंकों के लिक्विडिटी के इश्यूज आ रहे थे, उनके जो करंट अकाउंट थे वो ख़राब हो रहे थे, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने उनको सर्टन अमाउंट जो है यानी 3 ट्रिलियन प्लस की दो ट्रांच में जो है डिसबर्स किए हैं कि ये जो इस वक्त जो फिनंशियल क्रंच है उसको किल ऑफ किया जाए। अब इसमें ये है कि उन्होंने तो मार्केट रेट पे गवर्नमेंट को दिया है और स्टेट बैंक ने उनको सब्सिडाइज रेट पे दिया है। और इसके साथ ही अगर हम दूसरी तरफ भी देखे जाए तो जो डिपॉजिटर हैं उनको बहुत कम अमाउंट पे जो है ना, उनके डिपॉजिट पे कम अमाउंट पे इंटरेस्ट या प्रॉफिट दी जाती है, तो जो कि ज़्यादती है। कमर्शियल बैंक्स को चाहिए कि जो अपने डिपॉजिटर्स हैं, जिनके सेविंग अकाउंट्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं, उनको भी अच्छा रेट दें, ना कि सारा पैसा खुद अकमुलेट करें। और बैंकों के अगर प्रॉफिट देखें, जो अभी दिसंबर में एनुअल रिजल्ट्स आए हैं, तो माशाल्लाह सब ने बहुत पैसा कमाया है। तो उसमें अगर डिपॉजिटर के पैसे जो हैं उस पे जो कमाया हुआ है तो उसका सर्टन परसेंट अगर डिपॉजिटर को दिया जाए तो ये एक अच्छी और बैलेंस अप्रोच है। अब दूसरा अगर हम देखें जो सर्कुलर है उसका क्लैरिफिकेशन का, कि जो इंडस्ट्रियल पैकेज है उसके ऊपर आया 7 अप्रैल को। सर्कुलर 13 है 2020 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2022 के जो अमेंडमेंट थी उसका आया है। तो उसमें इंसर्शन की है सेक्शन 59C, जिसमें है कि जो भी यानी इसमें आना चाह रहा है, जो इनिशिएट करेगा रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, तो उसके लिए ये किया हुआ है। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी एक्वायरिंग कंपनी है उसको अलाउ होगा कि जो लॉसेस हैं करंट जो सिक यूनिट के हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनेट 3 ईयर्स तक 2026 तक वो एडजस्ट कर सकते हैं उसको रिवाइव करने पर। और रिवाइवल क्या होगा कि जो जब वो सिक हुआ है उससे पहले जो उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन चल रही थी, प्रोडक्शन रन था, उस लेवल पे लेके आने को रिवाइवल कहा जाता है। और ये जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है वो इसको वेरीफाई करेगा। 2026 की जो रिटर्न ये डिक्लेयर करेंगे तो उसमें इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का सर्टिफिकेट होगा इस चीज़ का कि बाकी जो यूनिट है वो रिवाइव हुआ है और उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो फुल पे चल रहा है। और उस 2026 तक जितने भी उसके लॉसेज हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट की होगी इन्वेस्टर ने वो उसको उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता है। और अगर 2027 में जो है उसके फिर बाद वो नहीं कर सकता। सेकंड ये है कि इसमें अपना काफ़ी कोई चीज़ अगर इन्होंने गलत डिक्लेयर की तो जो भी यानी बेनिफिट लिया होगा वो सारा रिवर्स हो जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उनको नॉर्मल जो टैक्सेस हैं वो लगेंगे पिछले 3 साल के, जहाँ जहाँ पे उन्होंने बेनिफिट लिया होगा लॉसेस सेट ऑफ का। और इस यानी डिक्लेरेशन में कहीं पे भी कोई फ्लॉ नज़र आया, कोई मिस डिक्लेरेशन हुई, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई, तो वो एफबीआर को है इस्तेहकाक है कि वो इसको रिवर्स करे और उनके नॉर्मल जो टैक्सेस बनते हैं वो उनसे रिकवर करे अकॉर्डिंगली इन लास्ट 3 ईयर्स। और इसके बाद ये है कि 59 के बाद जो है 65H की है कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है वो कौन है, कि मिनिमम जिसको 5 साल हुए हों वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी होगा, या जो पाकिस्तानी हैं और उनके फॉरेन जो एसेट्स हैं ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं इनकम टैक्स में वेल्थ स्टेटमेंट में, तो वो भी ये बेनिफिट ले सकते हैं। और उनको जो है नॉन रेजिडेंट हैं उनको
स्टेटस है 5 साल से ज़्यादा, उनको वन ऑफ जो है ना 100% जो है वन टाइम टैक्स क्रेडिट जो है इक्वल टू अमाउंट जो इन्वेस्ट करेंगे वो मिल जाएगा। और ये उन्होंने इस सारी चीज़ों को 30 जून 2024 से पहले पहले कमर्शियल प्रोडक्शन जो है जो भी यानी वो कंपनी बनाते हैं या यूनिट लेते हैं तो वो करना ज़रूरी है, और अगले 5 साल तक उसके अगर कोई अनएडजस्टेड लॉसेज हैं तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं प्रोडक्शन शुरू होने के बाद। और जो है मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट साइज है वो पहले भी बताया था कि 50 मिलियन है, यानी 5 करोड़ जो है वो होगा। और ये प्रॉपर बैंकिंग चैनल जो स्टेट बैंक ने डिफ़ाइन किया हुआ है कि बैंकिंग चैनल क्या है, उस मोड के ज़रिए पाक रुपी जो अकाउंट खुलेगा इस यानी एमएनएसटी के थ्रू, जो भी यूनिट है या कंपनी नई बनेगी उसका जो अकाउंट खुलेगा उसमें वो पाक रुपी में पैसे आना ज़रूरी है, और मिनिमम 5 करोड़ है। अगर 5 करोड़ से नीचे होगा तो ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते। इसी तरह 100F जो है वो इसमें इंसर्ट किया, पहले नहीं था, कि कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेक्शन 111 की अनडिस्क्लोज इनकम वाली जो इम्यूनिटी है वो हासिल होगी अगर आपने प्रॉपरली इसमें अपने डिक्लेयर्ड किए हुए हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, फेयर हैं और किसी किस्म की मिस डिक्लेरेशन नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आपको सेक्शन 111 से इम्यूनिटी हासिल है। उसमें आपसे सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं पूछा जाएगा और आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये इसका जो सर्कुलर है ये आया है 7 अप्रैल 2022 को, सर्कुलर 13 है ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2022 जो है उसमें ये अमेंडमेंट की है और उसकी ये क्लैरिफिकेशन है। और जो पहले अनाउंस हुई हुई थी एमएनएसटी स्कीम उसको ये ओवर रूल करेगा। अगर कोई चीज़ उसमें ऐसी थी जो यहाँ पे दोबारा डिफ़ाइन और क्लैरिफाई हुई है तो ये उसको ओवर रूल करेगा, इसको माना जाएगा, और उसमें अगर कोई गलती थी तो वो इसके थ्रू कवर हो जाएगी। तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।